और जो पहला जो मुद्दा है वो है एजुकेशन का। जी सर, आपका नाम? राजकुमार पाल है मेरा नाम। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन बानी में। सर, देखा जा सकता है आजकल एजुकेशन को लेकर बहुत से मुद्दे भी आ रहे हैं और फीस भी जो है बहुत बढ़ा गई है। गरीब परिवार जो है एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वह कह सकते हो कि एक भविष्य में खराब होता जा रहा है। इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? लेकिन मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है कि सरकार से कि ये एजुकेशन जो है सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे जो कि गरीब परिवार से निकलते हैं, लेकिन उनको पैसे की वजह से जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते या वो आगे नहीं बढ़ पाते, या IAS PCS के लिए अगर उनका माइंड बहुत शार्प है तो वो कर नहीं पाते। इसके लिए सरकार को चाहिए कि एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर देना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो ये प्राइवेट एजुकेशन और ये इंस्टीट्यूट्स वाले इतनी मोटी फीस लेते हैं कि लोगों पे बहुत ज़्यादा दबाव है और इसीलिए वो लोग गलत कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। आज हर आदमी पैसे ज़्यादा कमाना चाहता है क्योंकि एजुकेशन इतनी कॉस्टली हो गई, तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देने से दो फायदे होंगे। एक तो गरीब बच्चे भी आगे आएंगे और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं और इसमें जो है भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। बड़े बड़े कॉलेजों में कुछ डिग्री हासिल करने के लिए लाखों लाखों रुपए तक के देने पड़ते हैं। इसमें क्या कुछ कम हो सकते हैं पैसे, या कुछ ऐसा कोई प्रावधान है? देखिए, इसमें तो ये सरकार की कमी है कि इस तरह का जो है कि ना उसका आजकल VIP सीट कोटा इस तरह का फिक्स रखते हैं। जिनके पास पैसा है वो मोटे मोटे पैसे दे के अपने बच्चों को बाहर भी भेजते हैं और दुनिया में एजुकेशन अच्छी होने के बावजूद भी यहाँ पे भी अगर आपको MBBS MS कराना है, किसी को भी बच्चे को अपने डॉक्टर कराना है, तो कम से कम 1 करोड़ रुपये चाहिए। तो ये भ्रष्टाचार और इस तरह का पैसे का लेन देन खत्म होना चाहिए। इससे क्या है कि जो गरीब बच्चे हैं वो डिमोरलाइज होते हैं और इससे सिस्टम भी खराब होता है और ये देश की आगे बढ़ने के लिए और भविष्य के लिए भी बहुत गलत है और आने वाली जनरेशन के लिए भी गलत है। जी सर, एक टॉपिक हो रहा है हमारा, आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ बहुत जा रही है। नशे में आप किसकी कमी मानते हैं, शासन प्रशासन की, या फिर इन्हीं प्रोडक्ट की जो मतलब मार्केट में आ रहे हैं? देखिए, नशे के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आज की डेट में ओपनली जो है 20 से 30% नशा शहर के अंदर दिख रहा है। नई जनरेशन जो है उसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो आपका जो है कि उसका चरस है, गांजा है, अफीम है, यहाँ तक कि इंजेक्शन भी लोग लगा रहे हैं और हर मेडिकल स्टोर पे मिल रहे हैं। इस तरह के सरकार को बैन करना चाहिए। लोग कदम भी उठा रहे हैं और इसमें कुछ अपने आप को भी हमें एसेस करना पड़ेगा। अगर हम इस तरह की कोई भी घटना या इस तरह का कोई देखते हैं बच्चों को, नई जनरेशन को नशा करते हुए, तो हमें इमीडिएटली पुलिस विभाग से या DM या SP ऑफिस में जो यहाँ का तंत्र है इसको हमें इंटीमेट करना चाहिए, जिससे कि इसको नशा मुक्त प्रदेश को बनाने में सहायता मिले, मदद मिले। सरकार ने हर सिटी में नशा मुक्ति केंद्र भी खोल रखे हैं। क्या कुछ उनका आप मानते हैं फ़ायदा हो रहा है, या फिर ये ऐसे ही कुछ कर रहे हैं? देखिए, फ़ायदा तो उसमें होता है कि वहाँ पे जो है नशा आदमी नहीं करता है और नशा मुक्ति केंद्र में गया हूँ, मैंने देखा है कि नशा तो नहीं करता, उसका फ़ायदा तो है। लेकिन इस तरह वो हैबिचुअल हो गए हैं नशे के बारे में करते करते। उनको जैसे कई सालों से नशा कर रहे हैं तो इतनी जल्दी वो हैबिट छोड़ते नहीं, क्योंकि उनको आते ही ये अड्डे पता है कि कहाँ से नशा मिलता है। वो फिर वहाँ पहुँचते हैं और वो उसी काम को करते हैं। अगर जो नशा मार्केट में हो ही ना तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, तो आप इसमें क्या मानते हैं? मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर सरकार चाहे तो और नई जनरेशन को बचाना चाहती है तो जिस तरह से बिहार सरकार ने या और भी सरकारों ने शराबबंदी कर रखी है, गुटखा बंद कर रखा है, बैन कर रखा है, इस तरह सभी नशों पे बैन होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी पकड़ा जाए इसमें सीधे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जिससे दूसरा आदमी कोई कर नहीं सकता। सर, एक भ्रष्टाचार के कोई हमारे टॉपिक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से भ्रष्टाचार फैल रहा है और जो गरीब परिवार है, जो मतलब भ्रष्टाचार से पीड़ित है, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये भारतीय जनता पार्टी पिछले जब चुन के आई थी तो उस टाइम सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि मोदी सरकार जो है इस पर भ्रष्टाचार पर काम करेगी। लेकिन मैंने एकदम महसूस किया है कि भ्रष्टाचार मोदी सरकार में और बढ़ा है और जो भी इसके लिए कंट्रोल करना चाहिए वो इस तरह का हो नहीं रहा। लगातार इनके आपने देखा होगा जहाँ पे भी इस तरह के छापे डाले जाते हैं, चाहे वो कोई ऑफिसर हो, चाहे सेल टैक्स ऑफिसर हो, इनकम टैक्स कोई भी ऑफिसर हो, सरकारी ऑफिसर हो, उनके पास 100 150 करोड़ रुपया निकल जाता है। जबकि जो है अगर इस तरह का हो कि हर साल हमारे यहाँ ऑडिट होता है, CA होते हैं, तो ये क्या ऑडिट करते हैं, क्या मजाक बना के रखा हुआ है कि इस तरह का इनको चेकिंग करनी चाहिए और प्रॉपर इन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम इन पर छापे पड़ने चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक जैविक खाद का मुद्दा बहुत सुर्खियों में चल रहा है। जैविक खाद के बारे में बताइए, किस तरीके से जो जैविक खाद है किस तरीके से किसान उसका
क्या उसका प्रोडक्ट है, किस तरीके से हम अपने खेत में या फिर प्रोडक्ट प्लांट लगा सकते हैं? देखिए, जैविक खाद के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग जिस तरह का खान पीन हमारा हो गया है उससे बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं। और जैविक खाद का है कि सरकार भी इसको एनकरेज कर रही है। मैं खुद इसमें जुड़ा हूँ और मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं अवेयर कर रहा हूँ। जगह जगह हम लोग गाँव में जा रहे हैं और हर किसान चाहता है जैविक खाद का फार्मिंग करना चाहता है, लेकिन यही है कि उस तरह की अभी अवेयरनेस और हैबिचुअल नहीं है। दिक्कत परेशानी क्या है पता नहीं है, लेकिन क्या है कि इसमें अर्निंग भी अच्छी है और एक आपको खाने के लिए एक अच्छा सामान मिलता है। हर आदमी चाहता है कि उसका जो है बॉडी जो है इस तरह के टॉक्सिन फ्री या पॉइजनस फ्री उनको अच्छा खाने पीने के लिए सामान मिले, जिससे आने वाली जनरेशन का सेहत में भी सुधार रहे। तो हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह फार्मर्स को एनकरेज कर रहे हैं, उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी और इसमें जो है सरकार की एनकरेज मिल रही है। तो आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मैं तो कहता हूँ सभी फार्मर्स को इसमें जो है जैविक खाद को अपनाना चाहिए। और जो यूरिया या पेस्टिसाइड जिसको सरकार भी बैन कर रही है टाइम टू टाइम, क्योंकि उसके अंदर इतने पॉइजनस हैं, इतने हजार्डस हैं कि एक बार अगर वो फल की ग्रोथ में या हमारी जो फार्मिंग की ग्रोथ में ऐड हो जाती है, उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है उसकी जो फल फ्रूट या जो भी है, धान है, किसी गन्ना है, वो किसी तरह से रिमूव नहीं होता, वो हमारी बॉडी के अंदर स्लो पॉइजन का काम करता है, जिससे हम लोग बहुत सारी दिक्कतों को झेल रहे हैं, जैसे कि आपका शुगर, बीपी या आपको जो है कैंसर का बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसमें आने वाली जनरेशन हो सकता है कि अपंग भी पैदा हो इस तरह का। तो जैविक खाद का पूरा उद्देश्य क्या है? जैविक खाद क्या है? जैविक खाद क्या है कि इसको जो है उसका जो हम गोबर और केंचुए से इसको तैयार की जाती है। फार्मर के किसान में बेड बनाए जाते हैं। बेड बनाने के बाद उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, सिर्फ पानी का मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है, जिससे केंचुआ आपका मरे ना। और जो ये अपना अभी हम लोग जिस कंपनी से जुड़े हैं इसका फार्मिंग से, इसका ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का केंचुआ है। और जो कि क्या है कि उसका जो है फल सब्जियों के खाता है या फिर वो जो है गोबर से बनाता है, नेचुरल है। और इस तरह की जनरेशन करने से आलू जो होती है और ये नेचुरल खाद है, इसको आप अगर अपने फार्मिंग में यूज़ करते हैं तो आपकी क्वालिटी भी प्रोडक्ट की अच्छी रहेगी और आपका जो है जो साइड इफ़ेक्ट जो है यूरिया के या पेस्टिसाइड्स के वो भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। केंचुए जो है वो कुदरती ज़मीन के अंदर होते हैं और आप कह रहे हैं कि केंचुए की हम अलग से जो आप बेड लगाए उसमें केंचुए रखोगे, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों है जबकि केंचुए तो कुदरती ज़मीन के अंदर है, हमने सभी ने देखे हैं केंचुए। तो वे क्या है केंचुए खत्म हो चुके हैं केमिकल दवाई लगते समय या फिर नहीं है, इसमें आप क्या समझते हैं? देखिए, इंडियन केंचुए जो होते हैं वो मिट्टी को खाते हैं, लेकिन जो ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के केंचुए हैं इनको डेवलप करना होता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप मान लीजिए प्रॉपर खाद बनाना चाहते हैं जिसके अंदर मिनरल्स हों, जिसके अंदर जो भी आपके जो पोषक तत्व है जो 24-25 जो होते हैं फार्मिंग उसमें अंदर प्रोडक्ट के अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, वो सब क्या है कि इसमें जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का है ये डेवलप करने पड़ते हैं, उसको पालना पड़ता है। नहीं तो केंचुए आते रहते हैं, मर जाते हैं और मिट्टी खाते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है जो इंडियन उसका है केंचुआ। इसलिए इसको बनाना पड़ता है और इसको पालना पड़ता है और इसको मेंटेन करना पड़ता है। जो उनकी रिक्वायरमेंट है जिंदा रखने के लिए, गोबर की, मॉइस्चर की, धूप की, हवा की, टेम्परेचर की, वो सारा मेंटेन करते हैं। और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का जो केंचुआ है वो गोबर और सब्जी के छिलके खाता है, तो आपका ये पौष्टिक भी होता है और पोषक भी होता है, इसीलिए इसको प्रेफरेंस देते हैं जैविक खाद को इस फार्मिंग को। सर हमारा एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप वो किसान आते हैं बहुत परेशान है, उसका गन्नों का पेमेंट मतलब ये जो है ले पा रही है, सड़कों पर उतर रहा है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मिलों के खिलाफ कर रहे हैं, इसमें आप कुछ क्या कहेंगे? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज की डेट में फार्मर्स जो है सबसे पहले जो है इस देश के जो है किसी को भी अगर हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए, तो हमें सबसे पहले जो है फार्मर्स को हेल्प करनी चाहिए। हमारे जो सैनिक भाई उनको हेल्प करनी चाहिए। जैसा आपने बताया गन्ने के लिए, तो गन्ने के लिए ऐसा है कि आज की डेट में जब गन्ना किसान बोता है खेत के अंदर, तो उसको जो है खाद भी कैश में खरीदनी पड़ती है, मजदूर भी कैश में देता है और उसमें अपनी मेहनत भी उसकी रहती है, सारा कुछ उसको कैश पेमेंट पे होता है। और जो उसकी कॉस्टिंग आती है, प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग आती है उसकी गन्ने की, उसको वो भी रेट नहीं मिलता। उसके बाद भी सरकार से उसको फाइटिंग करनी पड़ती है। दूसरा क्या है कि जब वो मिल में उस गन्ने को डालता है तो वो अपना परिवार कैसे चलाए? उसको जो है 3-3, 4-4 महीने बाद शुगर फैक्ट्री अपना चीनी कैश में बेचती हैं और उसको जो है क्या नाम उसका उधार में 3-3, 4-4 महीने उसको फाइटिंग करनी पड़ती है, हड़ताल करनी पड़ती है। तो बड़े शर्म की बात है कि हम मार्केट में जाते हैं तो अगर हम चीनी खरीदते हैं तो हम कैश में खरीदते हैं। सरकार को इस तरह का प्रावधान करना चाहिए
कि भाई गन्ने का रेट उसको साथ साथ मिलना चाहिए, गन्ना डलते ही अनलोडिंग होते ही गन्ने का पेमेंट साथ साथ चाहिए, और रेट ऐसा होना चाहिए जिसकी कॉस्टिंग से उसको प्रॉफिट और मार्जिन जोड़ के उसको किसान को मिलना चाहिए। कोई भी किसान जो मेहनती है, जो देश को पाल रहा है, जो हमें भोजन देता है, उसको किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है। इवन सरकार का जो कि पावर में बैठी है, जिनके पास अथॉरिटी है, पैसा है, सब कुछ है, किसान के बारे में सोचना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए सरकार को कि इस तरह की फैक्ट्रियों से इस तरह का संपर्क करके रखे कि वो चीनी डायरेक्ट उनसे परचेज करेगी और उनको डायरेक्ट पैसा देगी, लेकिन फार्मर्स का किसी का भी पैसा उधार नहीं होना चाहिए। जब वो सारा चीज़ कैश करके अपनी खेती की बुआई करके गन्ना डालता है तो उसको 3 महीने में पेमेंट क्यों? जब हम बाजार जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, हर चीज़ के लिए हम कैश पेमेंट देते हैं, तो गन्ने का हम पेमेंट क्यों नहीं कैश कराएं? जी बिल्कुल। इस वक्त हम जनपद मुजफ्फरनगर में मौजूद है। आपने इनके विचार सुने, हमने बहुत से मुद्दों पर चर्चा करी। आपने देखा होगा सभी मुद्दे जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही अच्छे थे, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जनता को समझाने का कार्य किया है। तो लगातार खबरें देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट सचिन सैनी के साथ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, टीवी 10 न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।